गुड मॉर्निंग क्लास हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मॉड्यूल 3 का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हमें मॉड्यूल 3 में कंटिन्यू करना है वो है मैग्नेटिक मटेरियल्स। और बच्चों साथ ही साथ हम एक दूसरा टॉपिक भी अपने इस वीडियो लेक्चर में करेंगे कवर, जो होगा BH कर्व। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली मॉड्यूल 3 के दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला मैग्नेटिक मटेरियल्स, दूसरा BH कर्व या उसी को हिस्टेरिसिस लूप भी कहते हैं। तो बच्चों आइए पहला टॉपिक जरा सा देखते हैं क्या है। बच्चों ये टॉपिक प्योरली थ्योरेटिकली है, तो इस पर बस जरा सा हमें कंसंट्रेट करना है, चीज़ें अपने आप से हो जाएंगी। तो बच्चे मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होंगे बेसिकली 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। बच्चों ये जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है, जो इनका रिलेशन होता है वो कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी के साथ होता है। कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी का जो रिलेशन होगा वो 1 के रिस्पेक्ट में, 1 के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हमारा 1 के साथ रिलेशन होगा वैसे वैसे ही ये मटेरियल भी कैटेगराइज होते जाएंगे। तो बच्चों आइए पहला हम लोग इस पे मटेरियल पिकअप करते हैं, जिसको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल बच्चे ऐसे मटेरियल होंगे जिसपे कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी जो होगी वो स्लाइटली लेस देन 1 होगी। स्लाइटली लेस देन 1 बच्चों एक से थोड़ा ही कम जो होगी उससे ही हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। तो बच्चों ऐसे मटेरियल जिसपे कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी, कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी को अगर हम म्यू आर से डिनोट कर रहे हैं तो वो स्लाइटली लेस देन 1 हो गई, तो हम लोग उसको डायामैग्नेटिक मटेरियल्स बोलेंगे। सो द मटेरियल्स हैविंग कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली लेस देन 1 आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मर्करी एसेट्रा। तो बच्चों गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मर्करी ये एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के। दूसरे मटेरियल्स बच्चे जो होंगे वो होंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे मटेरियल्स होंगे? ऐसे मटेरियल जिसपे कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अगर स्लाइटली लेस देन 1 होगी तो डायामैग्नेटिक, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगी कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी, तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाएंगे। सो द मटेरियल हैविंग कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बच्चे? एग्जाम्पल हो जाएंगे एल्युमिनियम, टंगस्टन, पोटेशियम, प्लेटिनम एसेट्रा। तो बच्चों ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तीसरे मटेरियल्स जो होंगे बच्चे उनको हम लोग बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होंगे जिसपे कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी जो होगी वो मच ग्रेटर देन 1 होगी। सो द मटेरियल हैविंग कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी मच ग्रेटर देन 1, जिसमें एक से बहुत ज्यादा कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी होगी जिन मटेरियल की, उनको हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। अब कौन से मटेरियल होंगे वो होंगे आयरन, निकेल, कोबाल्ट एसेट्रा। तो ऐसे मटेरियल जिनमें रिलेटिव कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी जो होगी वो स्लाइटली लेस देन 1 होगी तो डायमैग्नेटिक कहलाएंगे। स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होगी तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे। और कांस्टेंट रिलेटिव परमेबिलिटी मच ग्रेटर देन 1 होगी तो वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल बच्चे क्या हो जाएंगे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मर्करी एसेट्रा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? एल्युमिनियम, टंगस्टन, पोटेशियम, प्लेटिनम एसेट्रा। एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? आयरन, निकेल, कोबाल्ट एसेट्रा। तो बच्चों ये मैग्नेटिक मटेरियल्स थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर में अलग से पर्टिकुलर कोई मटेरियल पूछ दिया जाता है। तो बच्चों हमारा ये पहला टॉपिक था। आइए नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो हमें यहाँ पे स्टडी करना है वो क्या है? वो है BH कर्व या उसी को हिस्टेरिसिस लूप भी कहते हैं। तो बच्चों इस BH कर्व या हिस्टेरिसिस लूप को हम लोग 2 तरीके से यहाँ पे अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला मैथमेटिकल, क्या है इसका रिलेशन B और H के बीच में, वो। दूसरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसका क्या होगा, हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, इसको जरूरत क्यों पड़ती है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में पढ़ने के लिए। तो बच्चों जैसा कि देखो हम लोग जानते हैं B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कहते हैं, H मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कहते हैं। B और H के बीच में जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? BH कर्व बोलेंगे। अब चूंकि जो BH कर्व होते हैं ये बेसिकली हिस्टेरिसिस लॉस की इंफॉर्मेशन देते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसे ही हिस्टेरिसिस लूप भी कहते हैं। तो बच्चों अब ऐसा ग्राफ जो B और H के बीच में होगा, B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और H मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बच्चों ये ग्राफ हमें क्यों बनाना पड़ता है? ये ग्राफ बच्चों बेसिकली जब हम कोई मशीन या कोई डिवाइस बना रहे होते हैं तो हम किसी मटेरियल का यूज करते हैं। तो प्रॉपर मटेरियल का सिलेक्शन करने के लिए हम BH कर्व की स्टडी करते हैं। मींस ये लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेसिकली हिस्टेरिसिस लॉसेस को BH कर्व हिस्टेरिसिस लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम कौन से मटेरियल से डिवाइस को डिजाइन करें ताकि ये हिस्टेरिसिस लॉसेस जो हैं ये मिनिमाइज हो जाएं, ये कम हो जाएं, उसके लिए
प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन में हेल्प करता है BH कर्व। क्लियर होगी बच्चों ये बात? तो आइए जरा सा इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चे देखो, B का जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है उसको हम लोग φ/a कहते हैं। जो H मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उसको हम लोग N×I/L कहते हैं। तो बच्चों ये मैथमेटिकल रिलेशन हो गया किसके बीच में? B और H के बीच में। सो बच्चों अब अगर हम BH कर्व को डिफाइन करना चाहें तो BH कर्व क्या होगा? सो द ग्राफ शोइंग द रिलेशन किसके बीच में? बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। किस लिए? फॉर द मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड BH कर्व और इट्स मैग्नेटाइजेशन कर्व। तो कभी कभी बच्चे मैग्नेटाइजेशन कर्व भी कह देता है, तो मैग्नेटाइजेशन कर्व का मतलब ही BH कर्व ही होता है। सो BH कर्व को बच्चे एक बार दोबारा से डिफाइन कर देते हैं। क्या कह रहा है BH कर्व? BH कर्व किस लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फॉर द मैग्नेटिक मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए। सो द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड BH कर्व और इट्स मैग्नेटाइजेशन कर्व। क्लियर होगी बच्चों ये बात? यानी कहने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में, वही जो कर्व होगा उसी को ही BH कर्व कहेंगे या मैग्नेटाइजेशन कर्व कहेंगे। और ये कर्व बेसिकली हिस्टेरिसिस लॉस को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसे ही हिस्टेरिसिस लूप भी कहते हैं। तो बच्चों मैथमेटिकल रिलेशन जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है वो φ/a एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो होता है वो N×I/L। तो बच्चों अगर डिवाइस जो भी होगी उसका एरिया अगर फिक्स हो गया मींस A कांस्टेंट हो गया, तो जो आपका B होगा वो फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ भी अगर फिक्स होगी तो जो H होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? करंट के। तो बच्चों यहाँ से इस रिलेशन से सीधी सीधी बात हमें ये समझ में आ रही है कि ये जो दोनों रिलेशन है, H जो है ये करंट को कंट्रोल कर रहा है, जो B है ये फ्लक्स को। यानी अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट दोनों का हमें यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट एग्जिस्ट कर रही होती है, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो प्रैक्टिकल उसका डायग्राम होता है जो इस दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। क्लियर हो रही बच्चे ये बात? तो आइए बच्चे, अब जो BH कर्व होता है बेसिकली वो मैथमेटिकल वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो H है इस तरीके से एक्स एक्सिस पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया, और जो B है वो Y एक्सिस पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। B बच्चों चूंकि H पे डिपेंडेंट रहता है इसलिए उसको हमने Y पे रिप्रेजेंट करा हुआ है। तो Y एक्सिस पे हमने B को रिप्रेजेंट करा हुआ है और X एक्सिस पे H को। तो बच्चे देखो, जैसा कि हमने यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ ये देखो बनाया हुआ है। इस ग्राफ को हमने 3 पार्ट में मैथमेटिकली डिवाइड कर रखा है। एक OA पार्ट, दूसरा AB पार्ट, तीसरा BC पार्ट। BC पार्ट जो बच्चे है उसको देखो हम लोग सैचुरेशन पॉइंट भी कह रहे हैं। तो बच्चों ग्राफ को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। OA ग्राफ, जो बच्चे OA ग्राफ होगा उसको हम लोग इनिशियल पोर्शन कह रहे हैं। इनिशियल पोर्शन किसको कह रहे हैं? OA कर्व को। जो आपका AB पार्ट होगा उसको हम लोग मिडिल पोर्शन कह रहे हैं, और जो आपका BC पार्ट होगा उसको हम लोग फाइनल पोर्शन कह रहे हैं, या उसी को हम लोग सैचुरेशन पॉइंट भी कह सकते हैं, सैचुरेशन पोर्शन भी कह सकते हैं। तो बच्चे जो आपका BH कर्व होता है बेसिकली वो BH कर्व इस तरीके से आपका 3 पोर्शन में कैटेगराइज होता है। वो 3 जो पोर्शन होंगे वो हमने यहाँ पे इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रखे हैं। पहला जो पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे OA, दूसरा जो होगा उसको बोलेंगे AB, तीसरा जो होगा उसको बोलेंगे BC। तो बच्चे आइए मैथमेटिकली जरा सा देखते हैं ये इनिशियल पोर्शन, मिडिल पोर्शन और फाइनल पोर्शन क्या होते हैं। तो बच्चे देखो यहाँ पे जो रिलेशन हमारा है, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो डिवाइस में जो करंट पास करी जाती है किसी भी डिवाइस में, चाहे वो आपका ट्रांसफार्मर हो चाहे वो आपका मोटर हो, तो क्या होता है बेसिकली करंट की वैल्यू हम धीरे धीरे से उस पर इंक्रीज करते हैं किसी भी डिवाइस में। सडनली बहुत ज़्यादा अगर हम डिवाइस में करंट इंटर कर देंगे तो डिवाइस के डैमेज होने का भी खतरा होता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हम इनिशियल पोर्शन में क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को बहुत कम रखते हैं। तो बच्चों जब हम करंट की वैल्यू को बहुत कम रखते हैं तो इस तरीके से हमारा मैथमेटिकल जो रिलेशन होता है करंट का I=V/R। R बेसिकली बच्चों रियोस्टेट होता है। इस रियोस्टेट, जितना रियोस्टेट को हम लोग वेरी करेंगे उतना ही आपका करंट भी वेरी करेगा। तो स्टार्टिंग में हम लोग करंट की वैल्यू बच्चों क्या करते हैं, बहुत कम रखते हैं, बहुत निग्लेजिबल रखते हैं। तो बच्चों निग्लेजिबल यानी करंट की वैल्यू कम रखने के लिए हमें इस रियोस्टेट की वैल्यू क्या करनी होगी, मैक्सिमम सेट करनी होगी। मींस रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा। तो इनिशियल पोर्शन में हम लोग रियोस्टेट को क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू पे सेट कर देते हैं, जिससे करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बहुत लो हो जाती है। अब बच्चों जो करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है, मैग्नेटिक सर्किट में, उसी की वजह से फ्लक्स सेटअप होता है। तो अब
इस करंट की वजह से फ्लक्स सेटअप होगा। चूंकि बच्चों करंट की वैल्यू बहुत लो होती है, इसीलिए करंट के रिस्पेक्ट में फ्लक्स जो होता है अपने आप को उतनी ईजिली अपने आप को सेटअप नहीं कर पा रहा होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे OA ग्राफ में दिखाया गया है। इसीलिए OA ग्राफ इनिशियल पोर्शन कहलाता है। इनिशियली करंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, जिसके रिस्पेक्ट में जो फ्लक्स होता है वो उतना एडजस्टेबल नहीं होता है, मीन्स करंट को वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा होता है, जैसा कि OA ग्राफ में आपको दिखाया गया है। क्लियर हो गई बच्चे ये बात। अब दोबारा से आपका जो दूसरा पोर्शन होता है उसको हम लोग मिडिल पोर्शन कहते हैं। बच्चों मिडिल पोर्शन जो होगा, जैसा कि AB है आपका, इसे हम मिडिल पोर्शन बोलेंगे। मिडिल पोर्शन में क्या होगा बच्चों, अब इस करंट की वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो अब करंट की वैल्यू कैसे इंक्रीज करेगी, इस रियोस्टेट को हम लोग क्या करेंगे, रियोस्टेट को हम लोग कम करते जाएंगे। जब रियोस्टेट की वैल्यू कम होगी तो बच्चे करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अब मिडिल पोर्शन में करंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर जाती है स्लाइटली। जब इंक्रीज करती है तो फ्लक्स भी उसी को फॉलो करने लगता है, उसी करंट की वजह से फ्लक्स सेटअप हो जाता है, उसी को फॉलो करता है लीनियरली। तो लीनियर रिलेशन होता है इस तरीके से, जैसा आपका AB ग्राफ में इस तरीके से दिखाया गया हुआ है। तो मिडिल पोर्शन में जैसे जैसे आपकी करंट चेंज होती है वैसे वैसे ही फ्लक्स भी चेंज होता है, जैसा कि AB ग्राफ में दिखाया गया है। अब थर्ड वाला जो पॉइंट होता है बच्चे, उसको हम लोग फाइनल पोर्शन कहते हैं, जिसको हम लोग DC ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइनल पोर्शन में बच्चे क्या होगा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। करंट की वैल्यू मैक्सिमम के लिए हमें रेजिस्टेंस को मिनिमम सेटअप करना होता है। इस रियोस्टेट को हम लोग मिनिमम वैल्यू पे ले जाते हैं, तो करंट क्या हो जाता है आपका मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेता है। अब करंट जब आपका मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेता है तो आपका देखो H चेंज होता है उसी के हिसाब से, तो इस हिसाब से H चेंज होता है। तो लेकिन जो आपका फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि फ्लक्स को एनर्जी क्रिएट होने के लिए चाहिए होती है, उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बच्चों देखो मिडिल पोर्शन में फ्लक्स करंट को फॉलो करने लगा था, उसके बाद अब वो करंट से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो यानी अब जब हम फाइनल पोर्शन ले रहे होंगे तो करंट की वैल्यू जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपका H भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे करंट चेंज होगा, लेकिन वो जो फ्लक्स होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा सैचुरेशन लेवल पे करंट से। क्यों, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट अब नहीं पड़ेगी। जब आपका फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका B भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ग्राफ केवल H की तरफ ऐसे बढ़ता जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने BC पार्ट में दिखाया गया है। इसीलिए इसको हम लोग सैचुरेशन पार्ट भी कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चे BS कर्व था। अब प्रैक्टिकली हम बच्चों बात कर लें, ये जो आपका हिस्टेरिसिस लूप जो होता है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखता है। ये बच्चे ग्राफ हम लोग ऑलरेडी ट्रांसफार्मर में पढ़ चुके हैं, जिनको हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस कह रहे थे। तो इस हिस्टेरिसिस लॉस को इस तरीके से हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, स्टार्टिंग में जब आपका क्या करंट हम चूंकि स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा है, फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू धीरे धीरे जैसे कम करते जा रहे हैं बच्चे, वैसे ही आपका करंट भी बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से बच्चे जब हम स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू बहुत कम है, फिर हम रेजिस्टेंस को वेरी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करते जा रहे हैं, तो बच्चे करंट क्या होता जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादा होता जा रहा है। तो इस तरीके से आपका जो करंट है वो करंट की वजह से आपका जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू गेन कर लेता है। तो इस लेवल को बच्चे जब आपका जो फ्लक्स होता है जब वो आपका मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचता है, तो उसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व। तो इस तरीके से बच्चे आपका इनिशियल पोर्शन में जब आपकी करंट धीरे धीरे इंक्रीज हुई तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन जाता है। फिर दोबारा से इसको सैचुरेशन लेवल के बाद दोबारा से इसको करंट को हम लोग क्या करते हैं, करंट को दोबारा से इसको 0 पॉइंट पे लाते हैं, 0 पे सेट करते हैं। तो 0 पे सेट करने के लिए फिर से रेजिस्टेंस की वैल्यू हम धीरे धीरे क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बच्चे इंक्रीज करेंगे तो फिर से करंट आपका इस तरीके से ऐसे कम होने लगेगा, तो उसी के रिस्पेक्ट में फ्लक्स भी आपका ऐसे इस तरीके से होने लगता है, उसी को फॉलो करता है करंट को। तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ बन जाता है, लूप बन जाता है। ये बच्चे जो लूप आपका होता है यही आपका हिस्टेरिसिस लूप कहलाता है। ये बेसिकली जो लूप है ये क्या कर रहा है बच्चे, ये एनर्जी के लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा लॉस कहलाएगा, हिस्टेरिसिस लॉस कहलाएगा। अब बच्चे ये जो आपका ग्राफ बना है, जब आपका करंट मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा तो उसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। फिर जब हम मैक्सिमम वैल्यू से उसको मिनिमम वैल्यू पे सेट करते हैं तो वो आपका डीमैग्नेटाइजेशन कर्व कहलाता है। तो बच्चे कहने का मतलब ये है, जो हिस्टेरिसिस लूप आपका होता है वो किस वजह से होता है, वो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन साइकिल की वजह से होता है, जो इस तरीके से हिस्टेरिसिस लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब बच्चे देखो, जब आपका ये जो ग्राफ अब जब डीमैग्नेटाइज इसको कर रहे होते हो तो जब आपका
करंट आपका फिर से मिनिमम वैल्यू पे आ रहा होता है तो वो इस तरीके से जीरो मींस ओरिजिन से ग्राफ ना आके वो इस तरीके से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के कुछ मैग्नीट्यूड को कट करते हुए ऐसे बनता है। तो बच्चे ये जो वाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड जो इस तरीके से मिल रहा होता है इसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं, और जो ये एक्स एक्सिस पे मैग्नीट्यूड ये जो मिल रहा होता है इस तरीके से इसको कोर्सिव फोर्स कहते हैं। क्लियर हो गई बच्चे ये बात? तो कहने का मतलब ये है जो हिस्टेरिसिस लूप होगा वो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान जो एनर्जी का लॉस होता है, जैसा कि इस कर्व में दिखाया गया है, उस दौरान जो एनर्जी का लॉस होगा उसे ही हिस्टेरिसिस लूप बोलेंगे। आइए बच्चों अब देखो कुछ यहाँ पे इस तरीके से हमने ग्राफ रिप्रेजेंट करे हैं। जैसे आपके पास अलग अलग ये देखो मटेरियल हैं इस तरीके से। तो आपके पास देखो बच्चे जब हम कैसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, हार्ड स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर कुछ इस तरीके से लॉस दिख रहा होता है हिस्टेरिसिस लॉस। जब हम कास्ट स्टील यूज़ कर रहे होते हैं तो उस पर कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है। जब हम आयरन या निकल मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं तो उस पर इस तरीके का हमें कुछ लॉस दिख रहा होता है। तो बच्चे कहने का मतलब ये है कि अब हमें ग्राफ देख के समझ में आ रहा है कि सबसे जो कम लॉस हो रहा है वो इस मटेरियल में हो रहा है। इस मटेरियल का मतलब आयरन और निकल मटेरियल में। तो बच्चों अब हमें जब मशीन को डिज़ाइन करना होगा तो हम लोग कौन सा मटेरियल चूज़ करेंगे? हम लोग आयरन या निकल मटेरियल का यूज़ करेंगे डिवाइस को डिज़ाइन करने के लिए। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि इसमें हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। किसके कंपैरिजन में? हार्ड स्टील और कास्ट स्टील के कंपैरिजन में। तो बच्चों हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों को प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन में हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है? बीएच कर्व। वो बेसिकली ये बता रहा है कि कौन सा मटेरियल यूज़ करके हम डिवाइस को डिज़ाइन करें ताकि हिस्टेरिसिस लॉस कम होंगे। तो बच्चों ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। बेसिकली बीएच कर्व क्या करता है? इन्फॉर्मेशन देता है हिस्टेरिसिस लॉस की, और ये बताता है कि हमें कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए डिवाइस को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए, ताकि ये लॉसेस कम हो। इसीलिए ये प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन के लिए मशीन को या डिवाइस को डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। इसीलिए बच्चों हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे स्टडी कर रहे थे। बाकी अब अगला टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों कवर करेंगे। थैंक यू।